नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 81st, 82nd, 83rd अमेंडमेंट की। तीनों अमेंडमेंट एक ही साल में किए गए थे। तीनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। जानेंगे एग्जैक्टली तीनों में क्या क्या किया गया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो @कपिल लाइव से कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 81st अमेंडमेंट 2000 की, जानने की कोशिश करते हैं क्या है एग्जैक्टली ये अमेंडमेंट। देखिए 1997 से पहले जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी। बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है? लेट अस से आपने एक साल में 100 ओबीसी की वैकेंसीज किसी गवर्नमेंट एग्जाम ने अगर डिक्लेयर करी हैं, ठीक है, तो ये अगर एडवर्टाइज की गई और इसमें से केवल 92 ही भर्तियां, 8 सीट्स जो है वो वेकेंट रह जाती हैं। ठीक है, 8 ओबीसी की जो सीट्स हैं हम मान के चले वो वेकेंट रह जाती हैं। तो क्या होता था, वो जनरल में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इसी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है 16(4)(b) में इंसर्ट किया गया। मतलब ये जो 8 सीट्स हैं ये अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा सरकारी नौकरियों का उसमें 8 सीट्स ऐड कर दी जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बैकलॉग वैकेंसीज। ये SC/ST के लिए यूज की जाती है, इसे बाद में ओबीसी के लिए भी यूज किया जाने लगा। अभी वैकेंसीज जो है इनको डिस्टिंक्ट ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनको 50% की सीलिंग के बाहर रखा जाएगा। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने यही कहा फाइनली कि ये जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं ये आप नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये आप उसी साल में लेके आइए जिस साल में इनको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, या फिर जब भी आप लेके आएंगे मेक श्योर करिए कि 50% का जो कोटा है वो ब्रीच ना हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को या स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को एनेबल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए एक फाइनल जो 16(4)(b) ऐड किया गया, अमेंडमेंट ऐड किया गया और उसमें यह कहा गया कि जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ आएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंसिडर किए, रिव्यूज लिए और फाइनली ये समझ में आया कोई भी इस तरह की अगर बैकलॉग वैकेंसी है तो उसको आप सेपरेट क्लास की तरह ला सकते हैं और वो 50% वाली जो सीलिंग है उसको ब्रीच नहीं करेगा। मतलब बैकलॉग वैकेंसीज को भरा जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखा जाएगा कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो अकॉर्डिंगली भरी जाएंगी। उसको जनरल को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिस भी कैटेगरी के लिए उसको एडवर्टाइज किया गया था ओरिजिनली वही कैटेगरी उसके बेनिफिट्स लेगी। जैसे 4B की बात करें, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज अ ईयर विच आर रिजर्व फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर। ठीक है, इस साल अगर नहीं भर पाई हैं तो उसको सक्सीडिंग ईयर में या उसके बाद कभी भी आप ला सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा बैकलॉग वैकेंसीज का सिनेरियो। तो अब हम क्या कहेंगे कि बैकलॉग वैकेंसीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है रिकॉर्ड, तो उसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 82nd अमेंडमेंट की। इसमें क्या हुआ? 82nd अमेंडमेंट भी रिजर्वेशन से रिलेटेड था। यहाँ पे एग्जैक्टली यही था, आप देख रहे थे कि SC/ST जो हैं रिलैक्सेशन को एंजॉय कर रहे थे क्वालिफाइंग मार्क्स के चलते। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 96 में जजमेंट आया जिसमें कहा कि जो भी रिलैक्सेशन है प्रमोशन के मैटर्स में वो परमिसिबल नहीं रहेगी। उसके लिए आपको याद होगा हमने प्रीवियस अमेंडमेंट में देखा 77 में किस तरह से जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो यहाँ पे उसी को फर्दर रिलैक्सेशन को रिस्टोर करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए 335 में कुछ अमेंडमेंट किया गया और कहा कि कोई भी ऐसा इस आर्टिकल में सिनारियो रोकेगा नहीं इस बात को कि सरकार जो है वो रिजर्वेशन लेके आए इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन। यानी 77th अमेंडमेंट को फर्दर इफेक्ट देने के लिए 82nd अमेंडमेंट लाया गया। इसके बाद आती है 83rd अमेंडमेंट। इसमें भी बहुत ज़्यादा अगर हम देखें खास नहीं था, ये हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। अब क्या होगा 73rd अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया था कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो 243D है वहाँ पे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर पंचायत में होगा। और यहाँ पे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है जो कंप्लीटली इंडिजिनस ट्राइबल पीपल से है और वहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अरुणाचल असेंबली या अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की पंचायत में SC रिजर्वेशन की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात की गई कि जहाँ पे ST पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, ST पॉपुलेशन ही सारी है, तो वहाँ पे यही अकॉर्डिंगली लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया कि फर्दर आप ST पॉपुलेशन को लागू कराइए, ST पॉपुलेशन के रिजर्वेशन लेके आइए और पंचायती राज के बेनिफिट्स उनको दीजिए। तो जो भी उनके स्पेशल प्रोटेक्शन है, इंडिजिनस लोगों के सेफ गार्ड्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो सब उनको दिए जाएंगे और इंडिजिनस पीपल जो हैं वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे ना अरुणाचल की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको शेड्यूल ट्राइब ही मिलेगी, तो ट्राइबल पॉपुलेशन ही वहाँ पे रहेगी। तो यही कहा गया कि जो भी ट्राइबल सोसाइटी अरुणाचल की वो कास्टलेस है। ठीक है, तो वहाँ सोशल इक्वालिटी प्रिवेल करती है, वुमेन के बीच में इक्वालिटी प्रिवेल करती है क्योंकि वहाँ कोई शेड्यूल कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से एक 3A 243M में एक 3A क्लॉज ऐड करते हैं और इस 3A के थ्रू हम यहाँ फाइनली एग्जाम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को कि वहाँ पे 243D जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब शेड्यूल कास्ट की जो भी आपकी शेड्यूल कास्ट की फाइनल
रिजर्वेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रहेगा पंचायती राज का, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो फर्दर अपने पॉलिटिकल इथॉस को, पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा, और फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो देखा जा सकता है। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीनों अमेंडमेंट रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तीनों का अपना अलग अलग स्कोप है। पहला हमने अभी पढ़ा जो बात करता है बैकलॉग वैकेंसीज का, दूसरा बात करता है किस तरह से रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को इंप्लीमेंट करना, और तीसरा बात करता है किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन को आपको फाइनली जो है इनकॉर्पोरेट कराना है। यही करना था हमें, यही चर्चा थी। मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।